नमस्कार। आज का हमारा पाठ है संस्कृति और जिसके लेखक हैं भदंत आनंद कोत्स्यायन और मैं कविता भारद्वाज इसका सार प्रस्तुत कर रही हूँ। भदंत आनंद कोत्स्यायन का जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला ज़िले के सोहना गांव में हुआ था और इनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। उसके बाद हिंदी सेवी कोत्स्यायन बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसों तक वर्धा में रहे और सन 1988 में उनका निधन हो गया। भदंत आनंद कोत्स्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, आह, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। जातक कथाएं उन्होंने लिखी हैं। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की, अनुभव उनको दिया। अनेक यात्राओं के ज़रिए उन्होंने अनुभव प्राप्त किया। उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। सृजनात्मकता मतलब उनके अलग अलग नई चीज़ों को जो बनाने की, रचने की जो प्रवृत्ति थी, उसको समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे हैं। उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, संस्मरण भी लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत भी उनके काफ़ी चर्चित रहे हैं। तो आज का जो हमारा पाठ है संस्कृति, वो एक निबंध है। संस्कृति निबंध जो है वो हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है। सभ्यता कल्चर संस्कृति कल्चर, सभ्यता सिविलाइजेशन जिस तरह से हम कहते हैं, तो क्या है इन दोनों को समझने की हम कोशिश करेंगे। इस निबंध में भदंत आनंद कोत्स्यायन ने अनेक उदाहरण देकर हमें ये बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं, कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। दोनों एक ही वस्तु हैं। कुछ लोग दोनों को एक ही वस्तु मानते हैं और कुछ अलग अलग। तो वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हैं कि सभ्यता जो है वो संस्कृति का परिणाम है। तो वो उसे परिणाम कहते हुए मानव संस्कृति बताते हैं कि मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। मानव संस्कृति को तोड़ा नहीं जा सकता। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है। जो संस्कृति का बंटवारा करने की कोशिश करते हैं उन पर उन्हें आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, जो भी आविष्कार हुआ है, जो भी चीज़ बनी है, अगर उसका उद्देश्य मानव कल्याण नहीं है तो वह ना तो सभ्यता है और ना ही संस्कृति है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ संस्कृति। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक। अब ये दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति, जिनका उपयोग तो सबसे अधिक होता है लेकिन समझ में बहुत कम आते हैं। ऐसे दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो जब विशेषण लग जाते हैं अच्छा बुरा इस तरह से किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, तो वो विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। जब हम ये मानते हैं कि हम सभ्यता के बारे में जब हम बात करते हैं तो भौतिक सभ्यता या आध्यात्मिक सभ्यता, तो जब इस तरह से अलग अलग विशेषण लग जाते हैं, कौन सी विशेषता बतानी है, तो हमारे लिए सब कुछ समझना मुश्किल हो जाता है, सब कुछ गलत हो जाता है।
क्या यह एक चीज़ है और अथवा दो वस्तुएं हैं कि जो संस्कृति है या सभ्यता है वो एक ही चीज़ है या दोनों अलग-अलग वस्तुएं हैं? यदि दो हैं तो दोनों में अंतर क्या है? यदि ये दोनों अलग-अलग हैं तो क्या अंतर है दोनों में? हम इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करें। आप कैसे समझेंगे? कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था, जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, आग से हम पूरी तरह से परिचित नहीं थे। तो आज तो घर-घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा, वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा, कितना बड़ा खोजकर्ता होगा जिसने आग की खोज की होगी। उसने वो कितना बड़ा व्यक्ति होगा जिसने आग के विषय में सोचा कि इस तरह से 2 पत्थरों को टकराने से आग निकलती है। तो इस तरह से जिसने भी इसके बारे में सोचा वो कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा, खोजकर्ता होगा जिसने जो आग की खोज की। और कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था, जब मानव को नहीं पता था कि सुई धागे का क्या काम है और कैसे है। जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी, वह लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर दूसरे छेद में धागा पिरोकर कपड़े के 2 टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। तो उसने भी कितनी बड़ी खोज की, जिसने सुई धागे का आविष्कार किया, वो भी कितना बड़ा खोज करता रहा होगा। इन्हीं 2 कारणों पर विचार कीजिए। ये 2 कारण जो हैं, पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। तो एक तो हमारी योग्यता, शक्ति मतलब योग्यता, कि एक तो हमारी योग्यता है जिससे जिस व्यक्ति ने जिसके अंदर जो वो योग्यता थी कि उसने आग का या सुई धागे का आविष्कार किया, वो उसकी योग्यता, और आग का दूसरा है आविष्कार जो उसका आविष्कार हुआ। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार। तो जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ, कि जिसके दम पर सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। जिस व्यक्ति ने सुई धागे का आविष्कार किया, सोच विचार कर ऐसी उसकी खोज की कि जिससे कपड़े को जो है जोड़कर सिलकर जोड़कर जोड़ा जा सकता है, तो वो कितना बड़ा संस्कृत व्यक्ति होगा। और उस संस्कृत व्यक्ति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। जो आविष्कार हुआ वो क्या कहलाई? वो उसकी सभ्यता कहलाई। जिस व्यक्ति में पहली चीज़ जितनी अधिक व जितनी जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, पहली चीज़ जिसके कारण उसकी योग्यता जो है, जिस योग्यता ने किसी चीज़ का आविष्कार कराया, वो जितनी अधिक मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा, खोजकर्ता होगा। कि जिसमें जो योग्यता ज़्यादा होगी वो उतना ही बड़ा आविष्कर्ता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति कौन है? जिसमें योग्यता थी कुछ नई चीज़ को खोज करने की, वो है संस्कृत व्यक्ति। तो एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वजों से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। उस व्यक्ति की संतान जो है उसको वो वस्तु अपने आप ही प्राप्त हो गई, बिना किसी प्रयास के, अनायास ही, अपने आप ही। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। अब जिसने खोज की वही व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति कहलाएगा, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण लें। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। अब ये माना जाता है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, तो वह संस्कृत मानव था, उसके अंदर योग्यता थी, उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, तो वो संस्कृत व्यक्ति कहलाया। आज का युग जो भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी है, जो फिज़िक्स का जो स्टूडेंट है, वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ ही उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। तो उसने उस खोज को और आगे बढ़ाया और ऐसी और आगे चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया जो उस समय शायद न्यूटन को भी पता नहीं था। तो ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकते हैं, परंतु न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते।
तो संस्कृति की तो वही है जिसकी जो वो योग्यता है उसकी, जिसके कारण उसने किसी नई वस्तु की खोज की, वो संस्कृति है। और उस खोज को आगे बढ़ाने का काम करने वाली जो क्या है वो है सभ्यता। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही हो कि बेटा 3 चीज़ें हैं जो एक तो आवश्यकता क्या माना जाता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो एक तो आवश्यकता, उसकी प्रेरणा कि हमारी जो भौतिक आवश्यकता है पेट की आग, क्योंकि पहले जो मनुष्य था वो मानव था जो कच्चा ही खाता था, या तो मांस खाता था या कंदमूल खाता था। तो उसको जब पकाकर खाने की सोची, जब उसको पकाकर खाने के लिए आग का आविष्कार किया होगा, तो उसकी ये भौतिक प्रेरणा थी। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा कि अपने आप को सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए और अपने आप को सजाने की प्रवृत्ति थी, जिसके कारण सुई धागे का आविष्कार हुआ। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है। अब जिसको आवश्यकता भी नहीं है किसी चीज़ की, जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, उसको जिसके को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो खुले आकाश के नीचे मतलब आसपास की चीज़ों को देखता है और उनको ध्यानपूर्वक देखकर कुछ नया सोचता है और तारों को देखता है जब, तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह जानने के लिए परेशान है, जो आसपास की चीज़ों को जानना चाहता है कि आखिर वह मोती भरा थाल क्या है, जो आकाश जो है जिसमें तारे टिमटिमा रहे हैं, वो तारे मोती के समान दिखाई दे रहे हैं, उस थाल जो आकाश रूपी जो थाल है, तो उसको देख कर के वो क्या है, जब तक मतलब आवश्यकता न होने पर भी जब वो कुछ नई चीज़ों को सोचता है, तो पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। केवल पेट भरने और अपने तन ढकने की इच्छा जो है वही संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता, जो खाली नहीं बैठ सकता कि मेरी आवश्यकताएं पूर्ण हो गई हैं, अब मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो संस्कृति नहीं है। संस्कृति वही है कि पेट भरा और तन ढका होने पर भी व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता रहता है, नई चीज़ों की खोज करता रहता है, वही वास्तव में संस्कृत में मनुष्य है। हमारी संस्कृति का एक बड़ा अंश हमें अब ऐसे आदमियों से मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है। मतलब भौतिक कारण एक प्रेरणा रहे हैं आविष्कार का, परंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों मतलब विद्वानों से भी मिला है। उन विद्वानों से मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक तो वो कि हमारी उस आवश्यकता को पूरा करने का जो प्रेरणा है। दूसरा, आवश्यकता न होते हुए भी अपने अंदर की एक प्रश्न उठते रहते हैं, उनको पूरा करने की, हर एक चीज़ को देखकर उसमें कुछ नया सोचने की जो प्रेरणा है, एक वो कारण रहा। रात में तारों को देखकर न सोने सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता रहा है। अब तीसरी बात आती है भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा। क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? क्या ये दो चीज़ें ही हैं, एक तो भौतिक प्रेरणा और एक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा? दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? अब जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए अपने कल्याण से ज़्यादा दूसरों के कल्याण को महत्व देता है, क्या वो वास्तव में संस्कृत व्यक्ति नहीं है? अब यहाँ उदाहरण दे रहे हैं लेकर, रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है। अब माँ ना तो उसको कोई भौतिक प्रेरणा है, ना तो कोई उसकी आवश्यकता है, ना ही उसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, फिर भी वो अपने बच्चे को गोद में लिए, अगर वो बच्चा बीमार है तो उसको अपनी गोद में भी लिए बैठी रहती है। क्यों? क्योंकि वो उसके पूर्णतः उसको स्वस्थ होने की इच्छा है। अपनी परेशानी नहीं देखती माँ, केवल अपने बच्चे की परेशानी को देखती है। तो वह आखिर ऐसा क्यों करती है? जो माँ है वो ऐसा क्यों करती है कि उसको तो अपनी आवश्यकता भी उसकी नहीं है, कुछ नया भी वो नहीं जानना चाहती है।
सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। लेनिन जो था मतलब अपनी रोटी, अपने सूखे टुकड़े जो उसके पास होते थे वो खुद नहीं खाता था, दूसरों को खिला देता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। जिन्होंने अपने जीवन को दुख में बिता दिया केवल मजदूरों के जीवन को सुखी बनाने के लिए। तो ये परोपकार की भावना जो है और मानव कल्याण की भावना, और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से कई हजार वर्ष पूर्व, अब फिर से वो एक उदाहरण दे रहे हैं, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध, जिनका नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा से वशीभूत, इच्छाओं से वशीभूत होकर लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं लोग, वो सुख से रह सकें, उसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। तो क्या वो मानव कल्याण के लिए जिन्होंने काम किया, क्या वो वास्तव में संस्कृत व्यक्ति नहीं थे? हमारी समझ में मानव संस्कृति तो की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, महामानव ही रहे होंगे, लेनिन हुए, कार्ल मार्क्स हुए, सिद्धार्थ मतलब महात्मा बुद्ध, तो वो महामानव ही थे जिन्होंने अपनी भलाई को छोड़कर दूसरों की भलाई को महत्व दिया, दूसरे मानव कल्याण को एक तरह से महत्व दिया। तो क्या वो व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति नहीं है? तो यहाँ 3 चीज़ें हैं। एक तो हमारी भौतिक प्रेरणा, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने की इच्छा। दूसरा, मतलब सब कुछ होते हुए भी नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा, वो भी हमारी संस्कृति है। और तीसरा, जिस योग्यता के कारण हम दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, मानव कल्याण के बारे में सोचते हैं, वो भी हमारी संस्कृति ही है। और सभ्यता, अब सभ्यता क्या है? सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। संस्कृति से जो उपजा है वो है हमारी सभ्यता। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन आवागमन के साधन जो हैं, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, जिससे योग्यता हमारी, एक तो हमारी योग्यता नई नई चीज़ों का आविष्कार कराती है, वो है, और वो भी किसके लिए? मानव कल्याण के लिए। मानव कल्याण के लिए जो नए चीज़ों का आविष्कार होता है वो हमारी संस्कृति है। लेकिन अगर उसका उद्देश्य मानव कल्याण नहीं है, हम अपने और लोगों के विनाश के लिए अगर किसी साधन का आविष्कार करते हैं, तो उसे उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, उन साधनों के बल पर जो आविष्कार हुए उनका दुरुपयोग कर रहा है, तो उन्हें हम उसकी सभ्यता कहें या असभ्यता। तो जो भी आविष्कार हुए उनका उपयोग जब मानव कल्याण के लिए ना होकर मानव विनाश के लिए होने लगे, तो वो ना तो उसकी संस्कृति कहलाएगी और ना ही सभ्यता। ये अब असंस्कृति और असभ्यता ही कहलाएगी। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी। अगर किसी भी संस्कृति का, किसी भी खोज का, किसी भी आविष्कार का अगर उद्देश्य मानव कल्याण नहीं है, तो वो उसकी संस्कृति नहीं कहलाएगी, वो असंस्कृति हो जाएगी। और ऐसी संस्कृति का अवश्यंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या हो सकता है? और उसी को अगर मानव कल्याण की बजाय मानव विनाश के लिए प्रयोग किया जाता है, कहते हैं जो विज्ञान का आविष्कार हुआ जैसे, तो उसका हमारे लिए सदुपयोग भी अगर कहें तो मानव कल्याण के लिए भी बहुत अच्छे ढंग से उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए, सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होता आया है, अगर उसका प्रयोग मानव कल्याण के लिए नहीं होता है, मानव विनाश के लिए होता है, तो वो केवल हमारी असंस्कृति ही कहलाएगी।
संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। संस्कृति के नाम पर जो ऐसी चीज़ें जिसके कारण केवल विनाश होता है वो ना हमारी संस्कृति है और ना ही हमारी रक्षा करने वाली वस्तु है। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता कि हर पल बदलता रहता है ये संसार, चीज़ें बदलती रहती हैं, किसी एक चीज़ को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से, प्रज्ञा बुद्धि से, अपनी बुद्धि से और अपने मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की ज़रूरत हो। तो उस समय पर उसने ऐसी दलबंदियों की किसी की ज़रूरत नहीं होती, दल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। मानव संस्कृति जो है अविभाज्य, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, मानव संस्कृति को तोड़ा नहीं जा सकता, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याण की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। अगर किसी भी संस्कृति का उद्देश्य केवल मानव कल्याण है तभी वह संस्कृति कहलाएगी और अगर उसका उद्देश्य कल्याण नहीं है तो वो श्रेष्ठ नहीं बन सकती, स्थायी नहीं रह सकती। उस संस्कृति, उस सभ्यता का विनाश निश्चय ही संभव है और उसका विनाश ही होकर रहता है। तो ये जो योग्यता हमारी मानव कल्याण के लिए काम करती है, जो हमारी योग्यता मानव कल्याण के लिए काम करती है, मानव कल्याण का उसका उद्देश्य है, वही जो सभ्यता है वही जो है स्थायी है, नहीं तो वो अस्थायी है, उसका विनाश संभव है, निश्चित है। तो आशा है आपको पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।